सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल के यूनिफॉर्म में देखा था। पूरा आर्किटेक्चर का जर्नी मेरा 8, 9, 10 से स्टार्ट हुआ है। दीदी, स्कूल लाइफ में कोई ऐसा फनी मोमेंट जो आज भी आपको याद आता है? तो फिर शीतल मैम ने आके जो डांटा था हाँ, सुचिता जोशी मैम, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया। Hey guys, welcome back to my channel and in my another video। हर बार की तरह आज का भी वीडियो होने वाला है आपके लिए काफी ज्यादा अमेजिंग। आज मेरे चैनल पे है वो गेस्ट जिसे मैंने मेरी ही स्कूल सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल के यूनिफॉर्म में देखा था और आज वो फाइनली आर्किटेक्ट बन चुकी है। तो चलिए मिलते हैं हमारे गेस्ट से। तो गाइज, ये है हमारी स्पेशल गेस्ट मृण्मयी दीदी, जो मेरी कजिन सिस्टर है। तो हेलो। तो दीदी, सबसे पहले स्कूल से लेकर आर्किटेक्ट तक का सफर आपका कैसे रहा? बेसिकली सफ़र तो बहुत अच्छा था। मतलब स्कूल में मैं अमरावती में शिफ्ट हुई स्टैंडर्ड फर्स्ट में, देन फिर पूरा स्कूल चला एंड आफ्टर दैट मैंने डिसाइड किया कि मुझे आर्किटेक्ट फाइनली बनना है। पूरा आर्किटेक्चर का जर्नी मेरा 8, 9, 10 से स्टार्ट हुआ है। बेसिकली थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आए, थोड़े स्कूल में मार्क्स ऊपर नीचे हुए, बट ठीक था। यस दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पूरी जर्नी में आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? हाँ, इस पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो नन अदर देन मेरे पेरेंट्स, हाँ, मेरा भाई एंड मेरी पूरी फैमिली। बेसिकली मेरे मामा जी जो अभी ये दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया क्योंकि मेरी बड़ी दीदी भी एक आर्किटेक्ट है, तो उनका भी मुझे फॉलो अप लेने के लिए हमेशा सपोर्ट करते थे, हमेशा बात करते थे। मेरी बुआ भी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। दीदी, स्कूल लाइफ में कोई ऐसा फनी मोमेंट जो आज भी आपको याद आता है? स्कूल लाइफ में तो ऐसे बहुत सारे फनी मोमेंट्स थे। हमारी बैच इतनी बदमाश थी, इतनी बदमाश थी। हमारे क्लास के लड़के भी इतने बदमाश थे। तो मुझे एक तो अभी भी याद है कि एक लड़का था, वो बहुत बदमाश था। उसका नाम नहीं लूँगी नहीं तो वो मुझे गाली देगा। तो वो बहुत बदमाश था। तो नेक्स्ट मतलब हमारा आगे वाला क्लास था शीतल मैम का, हाँ, आईसीटी का क्लास था 10th स्टैंडर्ड में, एंड वो गया था बाहर और मैम को भी आने में थोड़ा लेट था। तो उसने दूसरे लड़के को जो हमेशा शांत बैठता था, उसने पूरा डस्टर लेके उसके मुंह पे मार दिया था। और मैं और मेरी पार्टनर, मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों इतना हंस रहे थे। हम दोनों लास्ट बेंच पर बैठ के पूरा क्लास पूरे 2 दिन हम लोग हंसे थे। तो वो मुझे बहुत फनी मोमेंट लगा था। फिर शीतल मैम ने आके जो डांटा था उस पे भी बहुत ज्यादा डांटते हैं। बहुत हंसी आ गई थी हम लोग को। बट एनी विच वेज मैं शीतल मैम के फेवरेट स्टूडेंट थी। तो दीदी, आप मेरी स्कूल सेंट फ्रांसिस में थी, तो फ्रेंड्स की कुछ यादें? हाँ, अभी फिलहाल तो जो मेरे स्कूल टाइम से फ्रेंड्स थे वो अभी भी मेरे टच में है। ओके। एंड बेस्ट फ्रेंड तो मेरी वही है स्कूल टाइम से। तो बेसिकली मैं तो यही कहना चाहूँगी कि स्कूल टाइम के जो भी फ्रेंड्स हैं वो ही एंड तक आपके साथ में रहते हैं। तो उनके साथ ही ऐसा बॉन्ड रखो कि जो एंड तक साथ दे सके। और दीदी, फ्रेंड्स के साथ साथ टीचर्स की कुछ याद आती होगी आपको? हाँ, टीचर्स की तो बहुत यादें आती है क्योंकि पूरा स्कूल उन लोग के साथ में बिताया है। हाँ। एंड पूरे सब टीचर्स ने भी अच्छा सपोर्ट दिया है। तो प्राइमरी में जब मैं थी तो मुझे थी हिंदी की टीचर थी जो सुचिता मैम हाँ, थी। सुचिता मैम, जोशी मैम। हाँ, सुचिता जोशी मैम, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया एंड मेरी हिंदी की राइटिंग बेसिकली बहुत अच्छी थी। ओके। तो वो हमेशा मुझे क्लास लीडर बनाती थी। एंड वो जो बोर्ड ड्यूटी रहती है ना, वो क्लास लीडर की वजह से बोर्ड ड्यूटी भी मुझे ही मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे भी वही देते थे। एंड फिर बल्लाल मैम भी थी जो हाँ, अभी फिलहाल थे। नहीं, प्राइमरी में भी थे शायद मुझे। अच्छा, ओके। हाँ, तो उन्होंने भी मुझे पढ़ाया। उन्होंने मराठी मतलब बेस उनसे स्टार्ट हुआ मराठी सीखने का। एंड शर्मा मैम और सोनाली मैम, किरण मैम, ये तो ड्राइंग के टीचर्स है, ये तो फेवरेट टीचर्स ही थे। तो हमेशा उनकी याद तो आती है। और हिना नीना मैम, उनके साथ इतना तो कांटेक्ट नहीं आया, बट उनको पूरा खबर रहता था कि कौन से क्लास का स्टूडेंट क्या कर रहा है, हाँ। कौन से क्लास का स्टूडेंट कौन सी बदमाशी आज किया है।
सब चीज़। तो फिर सब मतलब टीचर्स का तो याद आता है। हाई स्कूल में भी शीतल मैम और ये मालानी मैम थे। हाँ। और कुछ थे जो अभी फिलहाल नहीं है, वो रिटायर हो चुके हैं। और वो सब कल्पना मैम थे जिन्होंने फिर आगे हम लोग का मराठी सिखाया हम लोग को। तो हाई स्कूल में भी बहुत अच्छा उन्होंने एंड तक पूरा सेंट फ्रांसिस स्कूल ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है। एंड शीतल मैम की तो ऑफकोर्स मैं फेवरेट थी। हम लोग का हाउस भी एक ही था, ब्लू हाउस। ओके। तो हमेशा वो लीडर भी मैं ही थी। ब्लू हाउस के लीडर, मैं भी ब्लू हाउस का 9th में लीडर था। ओह वाह। तो 9 तक तो मैं हाउस लीडर एंड वो सब भी मैंने संभाला था। तो मुझे अच्छा लगता था बेसिकली। और सब स्टूडेंट्स भी अभी भी याद करते हैं, जूनियर्स भी अभी भी याद करते हैं। एंड ये अभी वर्षा मैम का सुन के थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि वर्षा मैम अभी हम लोग के बीच में नहीं रहे। एंड उन्होंने भी पूरा हम लोग का एंड तक अच्छे से 10th के एग्ज़ाम तक पूरा गाइड किया। बट अभी सुन के थोड़ा मुझे दुख हुआ। और मैं तभी मुंबई में थी बेसिकली, तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वर्षा मैम हम लोग के बीच में नहीं है। बट वी मिस यू मैम। हाँ, सीरियसली काफी अच्छे से व्याकरण भी बहुत अच्छे से, मतलब सब बच्चों को आज भी उनके व्याकरण की याद आती है। तो मेरे पास तो अभी भी फिलहाल नोट्स है उनके। हाँ, मेरे पास भी है। और मैं अभी 10th की भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं उनके ही नोट्स से कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच वर्षा मैम, वी मिस यू। और दीदी, और कोई टीचर? हाँ, जिन्होंने हम लोग को डिसिप्लिन सिखाया कि हैंड्स बैक करके चलना है, यूनिफॉर्म रोज पहनना है, यूनिफॉर्म रोज पहनना है, टाई नहीं है, बेल्ट नहीं है, वो डिसिप्लिन हम लोग को तिवारी सर ने सिखाया। 26 जन 15 अगस्त की पूरी तैयारी तिवारी सर के आवाज से ही होती थी। हाँ, और आज भी होती ही है। आज भी होती है। तो तिवारी सर का हम लोग को स्टेज से एंड तक आवाज आता था कि सब बच्चे नीचे उतरो। विदाउट एनी माइक भी। हाँ, विदाउट एनी माइक, वो बहुत अच्छा था। एंड ऑफ कोर्स पीटी टीचर का उतना आवाज रहना ही चाहिए डिसिप्लिन के लिए। तो तिवारी सर की भी याद तो आती ही है। एंड बाकी सब टीचर्स भी थे, जैसे ठाकुर सर थे हमको। अच्छा। निमकर सर थे, वो भी अभी नहीं है सेंट फ्रांसिस में फिलहाल, बट हम लोग के टाइम थे। तो उन्होंने हमारा अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ठाकुर सर और निमकर सर ने हम लोग को सिखाया है। राइट। तो अच्छे थे सब टीचर्स, और अभी भी याद आती है टीचर्स की। दीदी, कभी कभी ऐसा भी मोमेंट होता होगा कि आपने होप छोड़ दिया हो कि मैं आर्किटेक्ट बनूंगी या नहीं, ऐसा कुछ? हाँ, ये बेसिकली हुआ मेरे साथ लास्ट ईयर में, मेरे 5th ईयर में। तो इधर ऐसा हुआ था कि मैं नॉन स्टॉप मेरा डिज़ाइन आइटरेशंस कर रही थी। मुझे डिज़ाइन मतलब मैं हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस। एंड मेरी साइट बहुत बड़ी थी एंड मैं बेसिकली ओल्ड एज होम डिज़ाइन कर रही थी। वो सब छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स मुझे देखना था। तो फिर अभी ऐसा हुआ था कि मेरा डिज़ाइन सिलेक्ट ही नहीं हो रहा था। तो मैंने रिसर्च पार्ट तो कंप्लीट कर लिया था, मेरा बुक भी लॉन्च हो गया था, बट फिर मेरा डिज़ाइन ही फाइनल नहीं हो रहा था। तो वो अभी मैं स्ट्रगल कर रही थी लिटरली दिसंबर से। तो फर्स्ट आइटरेशन हुआ, सेकंड हुआ, ऐसे मैंने बहुत सारे 10 के अबो आइटरेशंस किए, बट स्टिल सिलेक्ट ही नहीं हुआ। देन एक मोमेंट ऐसा आया था कि बस 8 डेज में मेरा पूरा सबमिशन है, जिधर मुझे इंटरनल मार्क्स मिलने वाले हैं। पर वो सबमिशन तक भी मेरा डिज़ाइन फाइनलाइज ही नहीं हुआ था। तो वो 1 वीक में मैंने पूरा होप छोड़ दिया था कि नहीं, अभी मेरे से नहीं हो रहा है, मैं ये कॉलेज में अभी नहीं सरवाइव कर पाऊँगी, बस ख़त्म करना है, मैं नई आर्किटेक्ट बनने वाली हूँ। तो ये मोमेंट में मुझे मेरे मम्मी पापा दोनों ने इतना सपोर्ट किया। मैं रात भर बैठ के रोई थी। मैंने गिव अप कर दिया था लिटरली, बट एट द एंड रात को 2 बजे मुझे आइडिया आया। नेक्स्ट डे मेरा डिज़ाइन अप्रूव होके मैंने 30 को मेरा पूरा सबमिशन कर दिया था। बाप रे गाइस, देख रहे हो। और आपने जैसे रात को 2 बजे बोला, तो मुझे एक क्वेश्चन आया, मैंने सुना है बहुत कि आर्किटेक्ट रात को ही क्यों जगते हैं काम करने के लिए? गुड क्वेश्चन। ये तो हम लोग के लिए भी फिलहाल तो बहुत मिस्टेरियस है। हाँ। कि हम लोग रात को ही क्यों काम कर सकते, दिन में क्यों नहीं? मतलब सब शांत होते हैं, नहीं तो क्या होता है कि बेसिकली लोग मतलब आते हैं
बीच में डिस्टर्ब करते हैं कि नहीं तू ये कर सकती है, तू वो भी कर सकती है, से 10 सजेशंस देंगे। बट रात का ऐसा अकेले का टाइम होता है कि जिधर मैं खुद के बारे में खुद के कुछ मेरे इनपुट्स डाल सकती हूँ, मुझे Yes. तभी डिस्टर्ब करने वाला कोई कोई नहीं नहीं है। रहता। ऐसे मेरा पर्सपेक्टिव है, बाकी लोग का अलग अलग हो सकता है। हाँ। बट मुझे तो ये है कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तो मैं यही टाइम पीरियड में काम करूंगी। यस। करियर आपको आर्किटेक्ट में करना है, आपने कब डिसाइड किया? मैंने डिसाइड किया तो मेरा 8th स्टैंडर्ड में मैंने फाइनल किया। स्कूल लाइफ में हम लोग को उतना नहीं था कि हम लोग इंटरनेट पे जाके सर्च करें और क्या सर्च करें, कितने फील्ड्स है। तो बेसिकली तभी पता था इंजीनियरिंग है एंड डॉक्टर है, तो वो ही सब चीज़ पता था। एंड फिर आर्किटेक्चर भी पता ही था, पर आर्किटेक्चर में लिटरली उसके अंदर अंदर क्या है, उसके लिए कौन से एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस है, उतना आइडिया नहीं था। तो फिर वो मैंने सर्च किया, थोड़ा थोड़ा मेरे दीदी से पूछा जो आर्किटेक्ट है ऑलरेडी। देन फिर उसके आगे के एग्ज़ाम्स पास आउट करके मैंने फिर ऐसा डिसाइड किया कि मैं कर सकूँगी, तो मेरा आर्किटेक्चर करना फाइनल हो गया। पर कभी आपको लगा कि अरे यार मैंने सोचा था आर्किटेक्चर तो बहुत इजी होगा, ये तो टफ निकल गया, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, मतलब मैंने वो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था एंड मुझे वो टफ लेवल पता थी। अच्छा। पर मुझे इतना खुद पे कॉन्फिडेंस था कि नहीं वो मैं कर लूँगी। अगर मुझे किधर टफ भी रहा तो कोई ना कोई रास्ता मेरे लिए रहेगा ही कि मुझे ये इंसान गाइड कर सकता है, वो इंसान गाइड कर सकता है। बट हाँ, मैं टोटली उन पे डिपेंडेंट तो नहीं थी। मैंने लिटरली मेरे पूरे ईयर्स में मैंने जो भी काम किया है मैंने खुद से किया है। मुझे स्ट्रगल भी हुआ बहुत टाइम। तो दीदी अभी आर्किटेक्ट बन गई, अभी आगे का प्लान क्या है आपका? अभी फाइनली आर्किटेक्ट तो हो गई, रिजल्ट भी आ गया मेरा। हाँ। पर अभी मैं थोड़ा आगे जॉब करना चाहूँगी, मुझे एक्सपीरियंस करना है आगे कि पूरा आर्किटेक्चर फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट है। बेसिकली ये तो फिलहाल मेरी डिग्री हुई है, पर इसके आगे मैं किस में स्पेशलाइज कर सकती हूँ, मुझे वो थोड़ा एक्सप्लोर करना है। तो अभी हम लोग के 5 ईयर्स में, आर्किटेक्चर के 5 ईयर में हम लोग को इंटर्नशिप रहता है, इंटर्नशिप पीरियड एक 4th ईयर में। हाँ। तो एक सेमेस्टर हम लोग को पूरा इंटर्नशिप करना होता है, तभी हम लोग को खुद को ही ढूंढना पड़ता है कि कौन सा फर्म में तुम लोग को जाना है, किस में इंटरेस्ट है। तो मैंने बेसिकली वही चुना कि मैं लैंडस्केप फर्म में काम करूँगी। तो मुझे लैंडस्केप फर्म में अप्रूव मिल गया। फिर मैंने 6 महीना उधर काम किया एंड मुझे वो ऑफिस एनवायरनमेंट एंड वो सब बहुत अच्छा लगा एंड उनका टेक्निक स्टेप बाय स्टेप जाना, तो मुझे वो अच्छा लगा। तो अभी आगे का मेरा प्लान ऐसा ही है कि वो ऑफिस ने ही मुझे वापस से आने की अपॉर्चुनिटी दी है। ओके। तो मैं उधर ही वापस रिजॉइन करने वाली हूँ। अभी मेरा रिजॉइनिंग है कुछ 2-3 वीक्स बाद। ये मंथ में ही। मेरा एक क्वेश्चन है कि 10th के बोर्ड के मार्क्स, 12th के बोर्ड के मार्क्स एज वेल एज एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट्स काम में आते हैं? 10th के तो इतना कोई नहीं पूछता है, बट हाँ 10th भी ज़रूरी है क्योंकि 10th के बेसिस पे आपको 11th 12th मिलता है। 11th 12th के बेसिस पे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड देन नेक्स्ट आपका ग्रेजुएशन कोर्स के लिए आपको वो पूरा बैलेंस करना होता है बेसिकली सब चीज़। तो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट तो वो तो कंपलसरी देना ही था मुझे, तो मैंने वो दे दिया था। बट बेसिकली मेरे फील्ड में मुझे एलिमेंट्री इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट तो नहीं लगा था, बट बाकी जो भी मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, जैसे मैंने JEE दिया था, वो भी मेरा पास आउट हुआ, और CET दिया था एंड नाटा दिया था। तो मैंने तीनों भी एग्ज़ाम्स के पूरे मार्क्स आके एंड प्लस 12th के मेरे मार्क्स, तो तीनों भी एंट्रेंस एग्जाम एंड 12th के मार्क्स दोनों को बैलेंस करके देन मुझे कॉलेज अलॉट हुआ था। तो दीदी आप जब अमरावती टू मुंबई शिफ्ट हुए डिग्री के लिए, तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ा मुंबई में? अमरावती से जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई तो मुझे सब कुछ ढूंढना था, फ्लैट ढूंढना था, फ्लैटमेट्स ढूंढने थे। वो सब सॉर्ट हुआ तो फिर सब एक के पीछे एक चीज़ें थी कि मैं खाना कब खाऊंगी, मेरा खाने का टाइमिंग क्या होगा, क्योंकि मुझे वर्क भी रहता था सब चीज़। तो ये सब चीज़ ना हम लोग को बहुत फेस हुई एंड बेसिकली वो स्ट्रगल कि अभी घर पे रहते हैं, घर पे सब मम्मी ला के देती है, पापा ला के देते हैं, कोई सिबलिंग रहा तो वो उसकी भी हेल्प हो जाती है।
बट उधर रह के सब अकेला करना होता है। हाँ। देन फिर कुछ टाइम बाद ऐसे भी आता है कि थोड़ा फ्लैट का एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, तो फ्लैट चेंज करना होता है। तो वो चेंज करते टाइम भी अभी वो भी मैनेज करो, हाँ। कॉलेज भी, फ्लैट भी, बाकी अपनी लाइफ भी पूरी। हाँ। तो वो सब चीज़ें भी सॉर्ट करने के लिए अभी मैं और मेरे रूममेट्स हम लोग कॉलेज ख़त्म होते से ही रात के 10 बजे तक फ्लैट ढूंढने निकल जाते थे। तो ये तक भी हम लोग ने फेस किया। होता है थोड़ा स्ट्रगल, रोना भी आता है, बट इट्स ओके। हाँ, उसका रिजल्ट फाइनली आपको अच्छा ही मिलने वाला है। तो चलिए अभी रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। कॉफी और चाय? बोथ बट ज्यादा कॉफी। अच्छा, देन नाइट आउल और अर्ली मॉर्निंग कुछ काम करना? नाइट आउल। वो बताइए आपने पहले। उसके बाद सर्वाइवल मील आपकी सबमिशंस के टाइम पे? जंक, कुरकुरे, चिप्स। वही रहेगी, वही सर्वाइवल। ऑलराइट। उसके बाद फर्स्ट सैलरी का प्लान आपका? फर्स्ट सैलरी का प्लान बेसिकली मैं मेरे मॉम डैड को ही देना चाहूंगी। Right. कि मेरे फर्स्ट सैलरी आई है, उन्होंने मुझे इतने साल तक खुद के पैर पे खड़ा किया है मुझे उन्होंने, तो फर्स्ट सैलरी तो मैं ऑफ कोर्स उनको ही देना चाहूंगी। तो दीदी जैसे अभी मैं 10th में हूँ, तो मुझे और मेरे फ्रेंड्स को आप क्या सजेशन देना चाहोगे? आप लोग 10th में हो तो बेसिकली अभी ये आपका पीक पॉइंट है, तो आप अभी से ही थोड़ा डिसाइड कर लो। मैंने तो 8th स्टैंडर्ड में ही डिसाइड कर लिया था, बट अभी भी देर नहीं हुई है। आप अभी से डिसाइड कर लो कि आपको बेसिकली किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप आगे आपका करियर किस चीज़ में कर सकते हो, एंड ऐसा डिसाइड करो कि आप 100% श्योर हो कि नहीं मुझे यही करना है एंड मैं ये चीज़ के लिए 100% मेरा दे पाऊंगा या दे पाऊंगी। हाँ हाँ। तो ऐसा ही फील्ड चूज करना, बिकॉज कि आगे जाके आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, यार शिट ये तो मैं कर ही नहीं पाया, हाँ। ये तो मैं कर ही नहीं पाई, बट मैंने चूज तो कर लिया, बट मुझे कैसे तो भी ये निकालना है। तो बेसिकली आपको जिसमें फन रहे। अभी मुझे था कि मैं बुकिश किड नहीं थी ज़्यादा, तो मुझे प्रैक्टिकली करना सब चीज़ बहुत अच्छा लगता था। तो मैं बेसिकली सोचती थी कि नहीं प्रैक्टिकल चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आर्किटेक्चर फील्ड ऐसा है कि उधर प्रैक्टिकली हम लोग को ज़्यादा देख के साइट्स पे विजिट पे जाके एंड वो सब करके ज़्यादा नॉलेज मिलता था। हाँ। तो मैं भी वो सोच रही थी कि आप लोग के लिए भी अगर आपको कौन सा फील्ड आप डिसाइड कर सकते हो तो वो वैसा ही डिसाइड करो कि आपको फर्स्ट थिंग तो वही कि प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा ग्रास्प होता है या बुकिश किड हो आप। हाँ। तो वो दोनों में आप पहले सेग्रीगेट कर लो कि तो वो उस हिसाब से फिर आपको कौन सी फील्ड चूज करनी है, तो वो क्राइटेरिया निकालो, सब लिस्ट डाउन करो एंड देन आगे की प्रोसेस तो सब्जेक्ट इंटरेस्ट एंड वो सब। तो ऐसा सब चीज़ें आप पहले डिसाइड कर लो, देन फिर आप अपना स्टेप करो। तो दीदी मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आज की जनरेशन को, मेरे जैसी यूथ को, जेनजी जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहोगे उनके गोल को सक्सेस करने के लिए? तो बेसिकली उन आपके गोल्स को सक्सेस करने लिए, और उसमें मैं भी आती हूँ, मुझे भी आगे मेरे गोल्स और सक्सेस करने होते हैं। ऐसा ड्रीम देखो कि जिसको आप सक्सेस कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपने कोई तो फील्ड चूज किया बट आप उसको आगे नहीं कर सके, तो ये भी रहता है, बट आप कॉन्फिडेंटली सब चीज़ों को हैंडल करो। सबसे मेन चीज़ तो अपना कल्चर नहीं भूलना। हाँ। लोग ऐसे होते हैं कि आउट स्टेशन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, अपना होम टाउन छोड़ के किधर और जाते हैं। तो बेसिकली मैंने ये ऑब्जर्व किया कि लोग अपना कल्चर भूल जाते हैं। तो फिलहाल के यूथ जनरेशन के लिए दैट आई ऑब्जर्व इन मोस्ट ऑफ द पीपल कि they used to smoke, they used to drink, so it's impacting on their parents and also on their career. तो बेसिकली यही है कि जो आप गोल सेट करके किधर और पढ़ने जा रहे हो and your parents is accepting that you are studying and you are doing your best, सो प्लीज़ उनको ऐसा तो मत ये करो कि अपने पेरेंट्स को ही विश्वास से भेज रहे हैं तो उनको नीचा नहीं दिखना चाहिए कभी भी, या उनको अपने बारे में बुरी चीज़ें क्यों ऐसे सुनने जाए। तो वो जो गोल आप सेट करते हो तो उसके पीछे 100% दो, ना कि बाकी सब चीज़ों में, क्योंकि ऐसे 1000 लोग मिलेंगे कि जो आपको बिगड़ाएंगे। हाँ, थैंक यू सो मच दीदी, आपने आपका इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। और गाइस दीदी का इंस्टाग्राम अकाउंट है म्यूरेन स्टूडियो नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलने वाली है आपको।
प्लीज चेक इट आउट। Yes. तो दीदी को डीएम करो, वहां से परचेस करो कस्टमाइज गिफ्ट्स। तो गाइज इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये पूरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय। बाय।